बड़ी खुशी हुई अब से मिलकर, भला फिर क्यों ना हो। अब से ज्यादा कुत्तों के बारे में कौन जान सकता है। यही तो मैं कहूं, मैंने आपकी तारीफ एक अंग्रेज दोस्त से अफ्रीका में सुनी थी। इस अचानक मुलाकात से मुझे कितनी खुशी हुई है ये मैं नहीं बयान कर सकता। अब मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे अब भला किससे कम हैं। सर सीताराम ने मुनकसिर अलमिजाजी के साथ कहा, क्या इस वक्त में अफ्रीका के मशहूर करोड़पति से हम कलाम नहीं। ये मेरी खुश नसीबी है कि यहाँ भी लोग मुझे जानते हैं। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, एक बार मेरा इरादा हुआ था कि अफ्रीका की एक हीरे की कान का हिस्सादार हो जाऊं। इसी दौरान में मुझे आपका नाम मालूम हुआ था। वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूं कि आज अब से उस तरह मुलाकात हो गई। अब दोनों गुफ्तगू करते हुए बेंच पर बैठ गए थे। हमीद की नजरें कुत्ते पर जिमी हुई थीं। उसने इन दोनों की गुफ्तगू साफ सुनी थी। ये कर्नल प्रकाश इसे हद दर्जा पर असरार मालूम हो रहा था। बज़ाहिर वो किताब पढ़ रहा था, लेकिन आंखों से बार बार उनकी तरफ देखता जा रहा था। एक ख्याल उसके दिल में पैदा हुआ। इसे आज ही इत्तला मिली थी कि मकतूल राम सिंह के कुछ साथी उसके कातिल की तलाश में हैं। हमीद इधर उन गुत्थियों में उलझ रहा था और वो दोनों निहायत उन्हाक और गर्म जोशी के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे, लेकिन उनकी आवाज अब ज्यादा साफ नहीं सुनाई दे रही थी। हमीद फिर उलझन में पड़ गया। इन दोनों में अभी अभी मुलाकात हुई थी और इतनी जल्दी ये राजदारी कैसी, ये सरगोशियां कैसी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हों। थोड़ी देर तक दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे, फिर उठ खड़े हुए। अच्छा कर्नल साहिब, अब चलना चाहिए। वाकई अब से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सर सीताराम ने कर्नल प्रकाश से हाथ मिलाते हुए कहा, तो फिर कल आप आ रहे हैं ना। जरूर जरूर। मेरे लिए यह खुश नसीबी कम नहीं के खिलाफ तवक्को। यहाँ इतनी अच्छी सोसाइटी मिल गई। कर्नल प्रकाश ने हंसती हुए कहा। दोनों उठकर बाग के बाहर आए। हमीद अब सर सीताराम के बजाय कर्नल प्रकाश का ताक़ुब कर रहा था। इससे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि कर्नल प्रकाश और लुकचुनो होटल के उन्हें कमरों में ठहरा हुआ है जिनमें मकतूल राम सिंह ठहरा हुआ था। इसका शुबा यकीन की सरहदें छूने लगा। जरूर ये शख्स राम सिंह ही के गिरोह से ताल्लुक रखता है। इसे रह रहकर फरीदी पर गुस्सा आ रहा था कि ऐसे वक्त में इसे तन्हा छोड़कर खुद सैर सपाटे करता फिर रहा है। शहनाज की गुमशुदगी का ख्याल इसे बुरी तरह बेचैन किए हुए था। ये तो वो किसी तरह सोच ही नहीं सकता था कि राम सिंह के कत्ल की साजिश में वो भी शरीक रही है। इसे पूरा पूरा यकीन था कि वो महज इसलिए गायब की गई है कि पुलिस उसको मुजरिम तस्वुर करके कातिल की तलाश छोड़ दे। वापसी पर हमीद को फरीदी का खत मिला। उसने लिखा था, डेर हमीद, क्या बताऊं किस मुसीबत में फंस गया। यहाँ आते ही मलेरिया में मुब्तला होना पड़ा। अभी तक बुखार है। फी अलहाल सफर के लायक नहीं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि मेरा अफ्रीकी नस्ल का येलो डनगो रास्ते में कहीं ट्रेन से लापता हो गया। यहाँ आने का असल मकसद यही था कि इसे नुमाइश में शरीक करूं। सख्त परेशानी है। इसे तलाश कराने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया गया है। तुम भी ख्याल रखना। और शहनाज का सुराग मिला नहीं। मुझे उसका ख्याल है, लेकिन क्या करूं, सख्त मजबूर हूं। अब मालूम हुआ कि मैंने यहां आकर भारी गलती की। हमीद ने खत पढ़कर बेजारी से एक तरफ डाल दिया। येलो डंगो का मामला अब बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन वो सोच रहा था कि आखिर ये कर्नल प्रकाश है कौन। इतनी मक्कारी और अयारी इसने आज तक किसी के चेहरे पर ना देखी थी जितनी कि इस कर्नल प्रकाश के चेहरे पर नजर आती थी। और वो शरारत आमेज मुस्कुराहट कितनी खतरनाक थी। ये सोचते सोचते वो उठकर फरीदी की लाइब्रेरी में आया। चारों तरफ अलमारियां भी अलमारियां किताबों से भरी नजर आ रही थीं। वो एक अलमारी के करीब आकर रुक गया। कुछ देर तक किताबों का जायजा लेता रहा, फिर एक किताब निकाली जिसका नाम जनूबी अफ्रीका के कामयाब हिंदुस्तानी था। कई सफ़हात उलटने के बाद मतलब की चीज मिल गई। वो पढ़ने लगा, कर्नल जी प्रकाश जनूबी अफ्रीका का करोड़पति, मुतअद्दिद हीरों की कानों का हिस्सादार, 1910 में पुरस्कार तरीका पर अपनी तिजारत को फरोग देने लगा, जो निडर और बेबाक आदमी है। कई बार चीतों के शिकार में बुरी तरह जख्मी हो चुका है। दरिंदों के शिकार का शौक जुनून की हद तक रखता है और खूंखार किस्म के कुत्ते पाल रखे हैं। गर्मियों का मौसम अमूमन स्विट्जरलैंड में गुजारता है।
जमाना जंग की खिदमत से मुतासिर होकर सरकार इंग्लिश ने CBE के खिताब से नवाजा। हमीद ने मानीखेज अंदाज में अपना सर हिला दिया और सफ़ा उलट दिया। दूसरे सफ़ा पर कर्नल प्रकाश की तस्वीर थी। तस्वीर का चेहरा भी अयाराना तासुरात से आरी नजर नहीं आता था। बहरहाल हमीद का यह ख्याल भी गलत साबित हुआ कि कर्नल प्रकाश राम सिंह के गिरोह से ताल्लुक रखता है। फिर भी फरीदी का खौफनाक कुत्ता येलो डंगो उसकी उलझन का बाइस बना हुआ था। आखिर वो इससे इतनी जल्दी मानूस कैसे हो गया? अब वो सोच रहा था कि उसे इससे हासिल किस तरह किया जाए, लेकिन जल्द ही इसने इस ख्याल को अपने जहन से निकाल फेंका। जब फरीदी ने शहनाज की ज्यादा परवाह न की तो फिर वो इस जलील कुत्ते की परवाह क्यों करे? इसकी कीमत शहनाज से ज्यादा नहीं। हमीद इन ख्यालात में उलझा ही हुआ था कि नौकर ने इंस्पेक्टर सिन्हा की आमद की इत्तला दी। वो सख्त मुतहय्यर हुआ। आखिर उन हजरत ने आने की जहमत क्यों गवारा की? वो लाइब्रेरी से ड्राइंग रूम में आया। इंस्पेक्टर सिन्हा इसके इंतजार में बैठा हुआ था। इसे देखकर खड़ा हो गया। तशरीफ रखिए, हमीद ने बैठते हुए कहा। फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? भी दरअसल में आपकी गलत फहमी दूर करने आया हूँ। इस वक्त आप नाराज होकर चले आए थे और मैं भी एक अशद जरूरी काम में मशगूल था, इसलिए आपको मुतमईन न कर सका। मुतमईन तो आप मुझे जिंदगी भर नहीं कर सकते, जबकि मैं शहनाज की बेगुनाही से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हमीद ने इंस्पेक्टर सिन्हा की तरफ सिगार का डब्बा बढ़ाते हुए कहा। फरीदी साहिब कहाँ तशरीफ रखते? एक माँ की छठी पर हैं, हमीद ने जवाब दिया। क्या कहीं बाहर गए हुए हैं? जी हाँ, कुत्तों की आलमी नुमाइश देखने गए हैं, वहां बीमार हो गए हैं। इसके बावजूद भी अब शहनाज की बेगुनाही साबित करने पर तले हुए हैं। इंस्पेक्टर सिन्हा ने कहा। क्यों, इसका क्या मतलब? ताज्जुब है कि आप इतना भी नहीं समझते, सिन्हा ने हंसकर कहा। अगर फरीदी साहिब शहनाज को बेगुनाह समझते होते तो इस तरह मामले को खटाई में डालकर तफरी करने न चल जाते। ये तो अपनी अपनी तबीयत की बात है। अब उसे क्या कहा जाए कि उन्हें आदमियों से ज्यादा कुत्ते पसंद हैं। हमीद ने मुंह बनाकर कहा। यह बात नहीं हमीद साहिब, मैं फरीदी साहिब को अच्छी तरह जानता हूं। अगर उन्हें शहनाज की बेगुनाही का यकीन आ जाता तो वो सर धड़ की बाजी लगा देते। मुझसे ज्यादा आप उन्हें नहीं जानते, हमीद ने कहा। इंस्पेक्टर सिन्हा ने सिगार का किश लेकर कहा। बहरहाल मुझे इससे बहस नहीं, मैं इसे मुजरिम समझता हूं, इसलिए मैं इसके मुताबिक काम कर रहा हूं। और जो कुछ आप समझते हैं इसके लिए आप कोशिश करते रहे, फैसला वक्त करेगा। आखिर इसे मुजरिम समझने की कोई वजह भी तो हो, हमीद ने कहा। इसके लिए महज शहनाज का गायब हो जाना ही काफी नहीं। जैसा कि पहले कह चुका हूं, मुमकिन है कि मुजरिमों ने पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने के लिए इसे गायब कर दिया हो। मैं इस वक्त आपको यही बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि मैं इतना बेवकूफ नहीं। इसके लिए मेरे पास बहुत ही पुख्ता किस्म के सबूत हैं। इतना मैं भी समझता हूं कि मुजरिम इस किस्म की चाल चल सकते। खैर साहिब, वो सबूत भी देख लेता हूं। नहीं, आप मजाक न समझिए, मैं संजीदगी से कह रहा हूं। इंस्पेक्टर सिन्हा ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालते हुए कहा। इसे देखिए। हमीद ने कागज लेकर पढ़ना शुरू किया। तुमने जिस होशियारी से अपना काम अंजाम दिया है, इसकी दाद नहीं दी जा सकती। तुम आज से बाकायदा गिरोह में शामिल कर ली गई, लेकिन अब बहुत ज्यादा होशियारी की जरूरत है। पुलिस को तुम पर शक हो गया है, लिहाजा कुछ दिनों के लिए यहाँ से हट जाओ। B1 और B2 आज 1 बजे दिन कत्थई रंग की कार पर तुम्हारे मकान के सामने से गुजरेंगे। तुम उन्हें सड़क पर मलना, बकिया काम वो दोनों खुद कर लेंगे। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। पढ़ते पढ़ते हमीद की पेशानी पर पसीना फूट पड़ा। इसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था, जिसकी धमक इसे अपने सर में महसूस हो रही थी। होंठ खुश्क हो गए थे। इसने होंठों पर जबान फेरते हुए कागज सिन्हा को दिया। भाई, ये सबूत भी कुछ ऐसा मुस्तहकम नहीं मालूम होता, हमीद ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। यह भी मुमकिन है कि एक तरफ मुजरिमों ने इसे गायब कर दिया हो और दूसरी तरफ पुलिस का शुबा और ज्यादा मजबूत करने के लिए यह खत भी लिख दिया। लेकिन आपको ये खत कहां से मिला? यह खत शहनाज के घर की तलाशी लेते वक्त उसकी लिखने की मेज के नीचे पड़ा मिला था, सिन्हा ने कहा। और रह गई इम्कानात की बात, तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि मैं ही असल मुजरिम हूं या फरीदी साहिब।
आप इसके लिए कतई आजाद हैं। इंस्पेक्टर सिन्हा हंसकर बोला, ख्यालात पर तो पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। थोड़ी देर के बाद सिन्हा उठकर चला गया। हमीद अभी तक खुद को मुतमईन जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिन्हा के जाते ही सर पकड़कर बैठ गया। तो क्या वाकई शहनाज मुजरिम है? मगर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसे बहरहाल अपने और अपने खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल था। मुजरिम दौर से बचाने जा सकते हैं, लेकिन शहनाज को करीब से देखकर भी कभी इसके दिल में यह ख्याल पैदा नहीं हुआ था कि शहनाज जुर्म भी कर सकती है, और फिर ऐसा भयानक और दिल लर्जा देने वाला जुर्म। हमीद का दिल बुरी तरह उलझ रहा था। कभी वो बीच बीच शहनाज पर शक करने लगता और कभी ये शक मोहब्बत की लहर अपने साथ बहा ले जाती। वो सोच रहा था कि अगर वाकई वो खत शहनाज को मिला होता तो वो इसे इतनी बेएहतियाती से मेज के नीचे न डाल देती। और ये भी अजीब बात है कि पुलिस का शुबा रफ करने के लिए रूपोश हो गई। ऐसी सूरत में तो उसे यहीं मौजूद रहना चाहिए था ताकि पुलिस के शकूक रफ हो जाए। मगर नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इस गिरोह के लोगों ने इसे महज इसलिए गायब कर दिया है कि कहीं पुलिस इस पर जबर करके सारा राज उगलवा ना ले। मगर ऐसी सूरत में भी शहनाज वो खत पढ़ने के बाद जरूर जला देती। फिर आखिर क्या बात है? वो उकता कर फरीदी के खत का जवाब लिखने बैठ गया। मगर लिखे क्या? फरीदी की तरफ से एक तरह की नफरत इसके दिल में पैदा हो गई थी। कुछ ना कुछ तो लिखना ही था, क्योंकि बहरहाल वो इसका मातहत ठहरा। उसने यूं ही एक रस्मी साखत लिखना शुरू कर दिया। येलो डंगो का तज़किरा लिखा कि इसके खो जाने पर उसे अफसोस है। शहनाज के मुतालिक भी ये लिख दिया कि वो अभी तक नहीं मिल सकी। इस दरमियान में उसने क्या किया, इसके मुतालिक उसने कुछ लिखना कतई बेकार समझा। उसने मुकम्मल इरादा कर लिया कि इस मुहिम को वो अकेले ही सर करने की कोशिश करेगा और फरीदी को ये दिखा देगा कि वो बुद्धू नहीं है। आखिर उसे भी तो तरक्की करनी ही है। कब तक फरीदी का सहारा लेता रहेगा? इस तरह तो शायद इसे जिंदगी भर तरक्की का मुंह देखना नसीब ना हो। रह गया फरीदी तो कितनी बार चीफ इंस्पेक्टर मिली पर ठुकरा दी। न जाने किस कुमाश का आदमी है, इसकी बात ही समझ में नहीं आती। कभी ये हाल होता है, चाहे कोई वासिता हो या ना हो, खामखा हर मामले में टांग उड़ाई जाती है, और जब कोई खास मौका आता है तो इतनी सफाई से अलग हो जाता है जैसे कोई बात ही ना हो। हमीद के और उसके ताल्लुकात बिरादराना थे, लेकिन फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की और यहाँ से चला गया। हमीद सोचता जा रहा था, उसकी तबीयत की उकताहट बढ़ती ही गई। दीवार पर लगी हुई घड़ी 8 बजा रही थी। उसने सोचा क्यों ना होटल ही में चलकर दिल बहलाया जाए और इस तरह शायद कर्नल प्रकाश के मुतालिक भी कुछ मालूम हो सके। मगर इसके मुतालिक कुछ मालूम करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो तो कतई गैर मुतालिक आदमी है। शक्ल से खतरनाक जरूर मालूम होता है, लेकिन इस वाकया से इसका क्या ताल्लुक है? इसके पीछे पड़ना खामखा वक्त बर्बाद करना है। उसने कपड़े पहने। पहले सोचा कि फरीदी की कार निकाल ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर पैदल ही चल पड़ा। आगे चलकर एक टैक्सी की और आर्लुक चुनो होटल की तरफ रवाना हो गया। रक्सगाह में काफी रौनक थी। अभी नाच शुरू नहीं हुआ था। लोग इधर उधर बैठे कुछ खा पी रहे थे। शराब के काउंटर पर अच्छी खासी भीड़ थी। हमीद ने एक नजर पूरे मजमा पर डाली। एक मेज पर कर्नल प्रकाश बैठा कुछ पी रहा था और साथ ही साथ कोई अखबार भी देखता जा रहा था। वो इस मेज पर तन्हा ही था, बाकी 3 कुर्सियां खाली थीं। इसी के करीब एक और मेज खाली था। हमीद ने न जाने क्यों अपने लिए वही जगह मुंतखब की। कर्नल प्रकाश अपने गर्दो पेश से बेखबर पड़ने में मशगूल था। उस वक्त हमीद को इसे बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला था। वो इसे पहले से ज्यादा खतरनाक मालूम हो रहा था। हमीद इधर उधर बैठी हुई औरतों को इस तरह घूरने लगा जैसे वो एक बहुत ओबाश किस्म का आदमी हो। उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा, लेडी सीताराम हॉल में दाखिल हो रही थी। वो चुपके से कर्नल प्रकाश के पीछे खड़ी हो गई। कर्नल प्रकाश बदस्तूर पढ़ने में मशगूल रहा। वो चंद लम्हे इसी तरह कर्नल प्रकाश के पीछे खड़ी रही, फिर आहिस्ता से कुछ कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। कर्नल प्रकाश चौंक कर पीछे देखने लगा। इसके चेहरे पर शरारत आमेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। लेडी सीताराम ऊपर गैलरी में जाने के लिए जीने पर चढ़ रही थी। इसके जाने के 3-4 मिनट बाद कर्नल प्रकाश भी उठा। अब वो भी इसी जीने पर चढ़ रहा था।
हमीद हैरत से पलकें झपकाने लगा। ये बात उसकी समझ में कतई ना आई कि लेडी सीताराम कर्नल प्रकाश से इस किस्म की वाकिफियत कैसे रखती है। आखिर ये माजरा किया है। हमीद थोड़ी देर तक सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो उठा लापरवाही से टहलता हुआ खुद भी इसी जीने पर चढ़ने लगा। गैलरी खाली पड़ी थी। इसने बालकनी में झांक कर देखा, वो दोनों जंगले पर खड़े हुए बातें कर रहे थे। सर्जेंट हमीद दूसरे दरवाजे से निकलकर साइड में छप गया। इस तरफ अंधेरा होने के सबब उनकी निगाहें हमीद तक पहुंचनी दुश्वार थीं। बहरहाल वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां से उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज साफ सुन सकता था। लेडी सीताराम कह रही थी, कर्नल तुम शायद कोई जादूगर हो। क्यों, खैरियत तो है? कर्नल प्रकाश कहका लगाकर बोला, मुझे बताओ कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ क्यों गुजारना चाहती हूँ। ये अपने दिल से पूछो। कर्नल प्रकाश बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोला, काश मैं अफ्रीका में पैदा हुई होती, तब तुम इतनी खूबसूरत ना होती। तो क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? काश मैं तुम्हारी खूबसूरती की तस्वीर अल्फाज में खींच सकता। हटो भी, लेडी सीताराम ने शर्मीले अंदाज में कहा। लेडी सीताराम, मैं सच कहता हूं कि देखो कर्नल, तुम मेरा नाम जानते हो। वो प्रकाश की बात काट कर बोली, मुझे इस मनहूस नाम से मत याद किया करो, मुझे तकलीफ होती है। मैं एक सिपाही किस्म का उखड़ आदमी हूं, लेकिन तुम्हारी प्यारी प्यारी सी शख्सियत ने मुझे बिल्कुल मोम बना दिया है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेडी सीताराम नाज से बोली, नहीं रेखा, तुम पहली औरत हो जिसने मुझे इतना मुतासिर किया है। मैं अभी तक कनवारा हूं। बाज औकात सोचता हूं कि काश तुम मेरे हिस्से में आई होती। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ थी? लेडी सीताराम सर्द आह भर कर बोली। हाँ, और सुनो, कर्नल प्रकाश बोला, आज शाम इत्तेफाकन तुम्हारे खुसट से मुलाकात हो गई। मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ है और कल शाम को चाय की दावत दी है। कितना लुत्फ रहेगा जब वो मेरा तारुफ तुमसे एक अजनबी की हैसियत से करेगा। मुझे तो सोच सोच कर हंसी आ रही है। बहुत अच्छा हुआ डियर कर्नल, अब मैं तुमसे बाकायदा मिल सकोगी। मैं कितनी खुशकिस्मत, तुम नहीं बल्कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे यहाँ एक ऐसे अनमोल हीरे का कुर्ब नसीब हुआ है जिसका सानी दुनिया में नहीं। और तुम ठहरे हीरों के ताजिर। लेडी सीताराम कहकहा लगाकर बोली। कर्नल प्रकाश हंसने लगा। ये कौन आ रहा है? लेडी सीताराम चौंक कर बोली, मेरा भतीजा सरेंद्र कुमार। अच्छा कर्नल साहिब, अब तुम नीचे जाओ, मैं भी अभी आई। सरेंद्र के सामने हमें एक दूसरे के लिए कतई अजनबी बनना पड़ेगा। अच्छा मैं चला, लेकिन ये तो बताओ कि अब कब मिलेंगे? बहुत जल्द, लेडी सीताराम ने कहा और टहलती हुई बालकनी के दूसरे किनारे तक चली गई। तकरीबन 10-15 मिनट तक वो वहां टहलती रही, फिर वो भी नीचे चली गई। हमीद बाहर निकला और पूरी बालकनी का चक्कर लेता हुआ दूसरे जीने से नीचे उतर आया। नाच शुरू हो चुका था। कर्नल प्रकाश एक नौउम्र लड़की के साथ नाच रहा था। लेडी सीताराम और सरेंदर एक किनारे बैठे हुए कुछ पी रहे थे। हमीद दोनों को देखता हुआ बार की तरफ चला गया। इसकी निगाहें उन्हें दोनों पर जिमी हुई थीं। सरेंदर एक मामूली जसामत का मगर खूबसूरत नौजवान था। उसने सिया रंग का सूट पहन रखा था जो उस पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। दूसरा राउंड शुरू होने पर लेडी सीताराम और सरेंदर उठकर टहलते हुए गैलरी के जीनों की तरफ गए। दूसरे लम्हे में दोनों गायब थे। कर्नल प्रकाश अब एक दूसरी औरत के साथ नाच रहा था। न जाने क्यों हमीद का दिल चाहा कि उन दोनों के पीछे जाए। वो टहलता हुआ जीने के करीब आया, लेकिन ये देखकर ठिठक गया कि कर्नल प्रकाश की निगाहें जरा उधर हों और वो जीने पर चढ़ जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। कर्नल प्रकाश इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा पी गया हो। इसके साथ नाचने वाली औरत ने शायद इसे महसूस कर लिया था, लिहाजा वो उसकी गिरफ्त से निकल जाने की कोशिश कर रही थी। यकबैक कर्नल प्रकाश ने खुद उसे छोड़ दिया और लड़खड़ाता हुआ जीने की तरफ बढ़ा।